चल भी आ गया। तो हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स 7 में एनर्जी वगैरह के फॉर्मूला पढ़ लिए थे, बहुत सारी बातें की थी। अब छोटी मोटी चीज़ और देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक टर्म की, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, इसको मैं दिखाता हूँ बीई से, मान लो। तो इट इज मिनिमम एनर्जी टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना। अब बात है कितनी एनर्जी लगेगी, लेट्स सी। तो ऐसा करते हैं कि जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी शेल में चल रहा है। अब इसकी हम इसको फ्री करना है, तो इसको हम कुछ एनर्जी दे देंगे जिससे फ्री हो जाएगा। फ्री होने का मतलब बहुत दूर चले जाएगा, बहुत दूर चले जाएगा तो उसकी पोटेंशियल हो जाएगी जीरो। अब मिनिमम का मतलब काइनेटिक भी जीरो। अगर इन्फिनिटी पे जाके काइनेटिक है तो वो मिनिमम नहीं है ना। मिनिमम मतलब बस वहां तक चला गया। अब देखो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। यहाँ जीरो होगी तो यहाँ भी जीरो होनी चाहिए। अब मान लो यहाँ पे टोटल एनर्जी कुछ है ना। अब यहाँ से एनर्जी कंजर्व करेंगे अपन, तो समझना मेरी बात कि अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी मान लो यहाँ टोटल एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, सही है ना। तो यहाँ तक भेजने पे टोटल एनर्जी जीरो होगी, तो इसका मतलब यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगी। तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पर एक एनर्जी देनी पड़ेगी उसको जो टोटल एनर्जी के नेगेटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी टोटल एनर्जी के नेगेटिव होगी। नहीं समझ रहे, मैं समझाता हूँ मेरी बात सुनो। मान लो टोटल एनर्जी -10 जूल है, तो मुझे पता है कि इसको फ्री होने का मतलब इसकी एनर्जी होनी चाहिए जीरो। एनर्जी जीरो जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एनर्जी -10 है तो इसको +10 और दे दो तो जीरो हो जाए। ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फ्री करने का मतलब एनर्जी को जीरो कर दो। जीरो से ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे जीरो से ज्यादा कर दी, मान लो आपने 10 जूल कर दी तो यहाँ पे 10 जूल बच जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो कहने का मतलब बेसिकली जो भी टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव दे दो। ठीक है। अब बात करते हैं बाइंडिंग पोटेंशियल। बाइंडिंग पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, मैं समझाता हूँ। बाइंडिंग पोटेंशियल ऐसा है कि आपके पास इट इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन गिव बाइंडिंग एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाय डेफिनेशन क्या होता है, बाय डेफिनेशन ये होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर एनर्जी है। समझ रहे बात। अब मान लो सिंपल सी बात है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। समझ रहे बात। तो बेसिकली इफ तो सिंपल सी बात है, इफ बाइंडिंग एनर्जी बराबर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन बाइंडिंग पोटेंशियल बराबर x वोल्ट। काम खत्म। सिंपल सी बात है। ठीक है। मान लो एग्जांपल कर लेते हैं कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इन n बराबर 1। n बराबर 1 पे बाइंडिंग एनर्जी हीलियम क्या होगी, तो मुझे पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो -13.6 Z² होती है। अब हीलियम है तो Z हो गया आपके पास 2, n हो गया 1। ये आपके पास हो गया -13.6 इंटू 4, 4 6 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 1 4 1 5, आई थिंक 54.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगी आपके पास टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होती, इसका नेगेटिव होती है। बाइंडिंग एनर्जी होगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बाइंडिंग पोटेंशियल है ना, बीपी लिख देते हैं, वो आपके पास 54.4 वोल्ट आ जाएगा। काम खत्म। ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से एक टर्म होती है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 2। n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता, ये बेसिकली होगा 13.6 Z² 1/n छोटू स्क्वायर -1/n बड़ू स्क्वायर। ये दोनों शेल का डिफरेंस होता है।
13.6 जेड स्क्वायर। अब छोटा कौन है? 1, बड़ा कौन है? 2। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4। तो 13.6 इंटू 3/4 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 13.6 इंटू 3/4, 13.6 इंटू 3/4 होता 0.75, 10.2, ठीक है। तो ये होगा 10.2 जेड स्क्वायर, ठीक है, सही है। कोई दिक्कत है? आगे चल। तो आगे चलते हैं और हम चलते हैं अगली चीज पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और कि अगर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछे, कुछ नहीं करना, बेसिकली इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इन वोल्ट्स। नहीं समझे? जैसे कि मान लो अगर एक्साइटेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? 10 वोल्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि हमको देखना है कि कौन सी फोटॉन्स, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इट रिफर्स टू द energies, the waves absorbed by electrons, ठीक है। तो कौन सी वेव एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है? अब इसमें ध्यान ये रखना है, एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली absorb a wave of energy which exactly takes it to a certain higher level। तुम कहोगे क्या है, मैं समझाता हूँ, देखो समझ। पेज नंबर 3। तो जिसे मैं समझाता हूँ, मान लो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो n बराबर 1 2 3, धीमे धीमे ऊपर गैप कम हो जाते हैं, क्यों? मैं समझा देता हूँ। अब देखो एनर्जी जो होती है वो होती है, हाइड्रोजन है तो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा, माइनस और आएगा। हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा 13.6 बाई एन स्क्वायर। अब हम वैल्यू देखते हैं, ये एनर्जी होगी -13.6, ये एनर्जी को डिवाइड बाई एन स्क्वायर की डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -3.2, नहीं 3.4, कितना होगा यार? 3.4 होगा। अगला 13.6 डिवाइड बाई 9, तो ये लगभग लगभग 1.51 होता है। अगला 3.6 डिवाइड बाई 16, ये 0.85 होता है, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये एनर्जीज है। अब जैसे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा 13.6, 3.4, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा और ज्यादा होगा एंड इट विल बी 13.6 माइनस 0.85, ये डिफरेंस हो गया 12.75। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सुनना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस n बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन को अगर आपने एनर्जी दे दी 10.2, तो ये ले लेगा, लेकिन 10.1 या 10.3 नहीं लेगा। इट्स लाइक दैट कि आप एक स्टेशन से, मान लो आप दिल्ली से चलते हो और एक ट्रेन सपोज यहाँ से निकलती है और जो अगला स्टेशन है उसका किराया 100 रुपए है, तो अगर आप 99 रुपए की टिकट लोगे तो भी वो नहीं देगा, और 101 किलो को तो भी नहीं देगा, वो 100 की टिकट ही देगा। तो ऐसे ही है कि अगर कोई वेव आई जिसकी एनर्जी 10.2 है तो उसके काम की 10.3 वो लेगा ही नहीं, 10.1 वो लेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 10.3 आई और 10.2 लेके 0.1 छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर एग्जैक्टली इसके बराबर है तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये कई जगह 12.09 की जगह 12.1 भी होता है, टेंशन मत लेना, एक ही बात है ना। तो अगर एग्जैक्टली एनर्जी मिलेगी तो लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली एनर्जी लेता है। अब दूसरा एक और लफड़ा इसमें एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ये लफड़ा ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट
ठीक है, remains for a very small time। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में लगभग लगभग 10⁻⁸ तक रहता है, बहुत छोटे टाइम। एंड इन सच ए स्मॉल टाइम it cannot absorb a photon to get excited. So, absorption only takes place from ground state. That is n बराबर 1। मेरी बात समझ, एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट पे है तो वो 10.2 का फोटोन ले सकता है, 12.1 का फोटोन ले सकता है, 12.75 का फोटोन ले सकता है। लेकिन अगर वो n बराबर 2 पे आ गया तो वो n बराबर 2 पे ना के बराबर टाइम के लिए रहता है, आता है और वापस आ जाता है। 10.2 लिए, 10.2 लेके वापस आ गया। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि n बराबर 2 पे इतने छोटे टाइम में फोटोन ले भी ले और ऊपर जंप भी कर जाए। ठीक है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। ध्यान रखना, सारी एब्जॉर्प्शन n बराबर 1 से होती है, n बराबर 2, n बराबर 3 पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, इज इट फाइन? ठीक। अब एक चीज और, एन इलेक्ट्रॉन कैन टेक एनी एनर्जी greater than binding energy, and the energy in excess to binding energy is kept as kinetic energy with it। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो भाई, कि बाइंडिंग एनर्जी से पहले तो शेल होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर आजाद हो गया। जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन है, अभी n बराबर 1 है, ये बराबर n बराबर इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर चला गया, यहां से यहां तक जाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, क्योंकि n बराबर 1 पे एनर्जी -13.6। बहुत बड़ा चलोगे 13.6 बाय n स्क्वायर, एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब 13.6 में आजाद हो जाता है वो। आप 13.6 से कम एनर्जी दोगे तो उतनी एनर्जी लेगा जो किसी शेल को कोरस्पॉन्ड करेगी, लेकिन 13.6 के बाद वो आगे, वो आजाद है। अगर आपने इसको 13.7 दे दी, 13.8 दे दी, कुछ भी दे दी, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि इसके पास 13.6 निकलने के लिए चाहिए। अब इसके पास 13.8 माइनस 13.6 मतलब इसके पास 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एज काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। मतलब एक बार ही वो आजाद हो गया तो उसके बाद एनर्जी का कोई लफड़ा नहीं, लेकिन जब तक वो आजाद नहीं हुआ तब तक एनर्जी का लफड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो 13.6 के ऊपर जो मन करे दे दो, लेकिन 13.6 के नीचे आप वही एनर्जी दे सकते हो जो उसको किसी पर्टिकुलर शेल तक ले जाए। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत? चलो भाई, अब बात करते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन में कोई रूल नहीं है, एक बॉडी कहीं से कहीं, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जंप कर सकता है। जैसे मान लो कोई n बराबर 4 पर है तो n बराबर 4 से 3 भी आ सकता है, 4 3 2 1, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 कहीं भी आ सकता है। ऐसे 3 वाला है तो 3 से 2, 3 से 1 कहीं आ सकता है, 2 वाला 2 से 1 आ सकता है। ठीक है ना, तो है ना, तो वाइल कमिंग डाउन, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एनी शेल टू एनी शेल। ठीक है, नीचे आते समय इलेक्ट्रॉन किसी शेल से किसी शेल पर जंप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिस शेल से चाहे जिस शेल पे जंप कर जाए, कोई समस्या नहीं, आगे चलें। ठीक है, अब मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज एट n बराबर 4 लेते हैं, देन हाउ मेनी डिफरेंट energies can it emit while coming down। एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पर है तो कितने डिफरेंट टाइप की एनर्जीज छोड़ सकता है नीचे आते से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 5। तो आप ये समझना, एक्चुअली ऐसे बनाना ऐसे चाहिए क्योंकि जो मतलब
ऊपर का डिफरेंस होता है कम होता है। आपने देखा है कि ये 13.6 होता है, ये 3.4 होता है, डिफरेंस बड़ा है। 3.4 के बाद जो होता है वो आई थिंक 1.51 होता है, डिफरेंस छोटा हो जाता है, फिर 0.85 डिफरेंस और छोटा हो जाता है। तो 2 1। अब क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये नीचे कितने टाइप की एनर्जी देता है? तो देखो 4 से 3 आ सकता है, 4 से 2 आ सकता है, 4 से 1। ठीक है। अब ऐसे मान लो 3 पर आ गया तो 3 से 2, 3 से 1। वैसे मान लो 2 पर है तो 1। तो आप मेरी बात समझना कि जब वो 4 पर है ना, टाइप्स ऑफ एनर्जीज, जब वो 4 पर है तो वो 3 टाइप की वेव छोड़ सकता है। 4 से 3, 4 से 2, 4 से। जब 3 पर है तो 2 टाइप्स की, 3 से 2, 3 से 1। और जब 2 पे है तो 1 टाइप की। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर वो n पर है तो n-1, n-2, n-3। ठीक है ना। अब 1+2+3 कितना होता है? बेसिकली 1+2+3, तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको 1 से 10 तक जोड़ना है तो 10 × 11/2 होगा। 1 से 5 तक जोड़ना है तो 5 × 6/2। मतलब आपको अगर आपको 1 से n तक जोड़ना है तो n × n+1/2। तो 1 से 3 तक जोड़ने का क्या होगा? 3 × 4/2। अब बेसिकली यहाँ पर n इनिशियल सेल है ना, शुरू का शेल n है, तो 4 तो हो गया n × n-1/2। एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा। तो अगर जैसे कि मान लो कोई n = 4 पे है तो वो बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ वेव्स देगा। ऐसी मान लो इफ इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट से n = 5, देन इट कैन लीव। अब सोचो 5 से 4 टाइप की वेव देगा, 4 से 3 टाइप की, तो सिंपल सी बात है कि देन इट कैन लीव n × n-1/2, यानी कि 5 × 4/2, मतलब कितना हो गया? 10 टाइप ऑफ एनर्जीज। तो वो 10 टाइप की एनर्जी दे सकता है। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन है इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम इलेक्ट्रॉन कैन टेक एनर्जी फ्रॉम एनी शेल एंड गो टू एनी शेल। एक्चुअली कायदे से तो इलेक्ट्रॉन केवल ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेता है और ग्राउंड से ऊपर जाता है। ठीक है ना। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिस्टम से एनर्जी कहीं से भी ली जा सकती है और कहीं पे भी जा सकता है। मतलब n = 1 में भी लेके एनर्जी ऊपर जा सकता है, 2 में भी लेके जा सकता है, 3 में भी लेके जा सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं पॉसिबल है। ठीक है। अब दे रखा है इफ इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम n = 1 एंड मूव्स टू n = 2। ठीक है। अगर वो एनर्जी n1 से लेता है और n2 तक जाता है एंड एंड n1 = 1 से n2 = 2 तक जाता है एंड ऑन and on return back to ground state, it can leave 6 different types of energies whose energy may be greater than, less than, or equal to energy absorbed. Then find n1 and n2। बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। एक बार मैं चाहता हूँ आप फटाफट 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 पढ़ लो। मैं पढ़ सुनाता हूँ। In hypothetical situation, electron can take energy from any shell and go to any shell. If it absorbs energy from n1 = 1 and moves to n2 = 2 and on return back to ground, है ना, और ground, ये क्या लिखा है? Ground state. And on return back to ground state, it can leave 6 different types of energies whose energy may be greater than, less than, और equal to energy absorbed। then find n1 n2। मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई करो। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ। पेज नंबर 6 है। अब समझना मेरी। अब ये समझना कि इतने टाइप की कोई एनर्जी छोड़ सकता है। तो कह रहा 6 टाइप की। तो n इंटू n-1 क्या हो गया? 12। तो नेचुरली ये 4 है, 3 है, तो n कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब वो जिस स्टेट पे गया वो तो n2 = 4 है। अब हमको बात करनी है कि n1 कितना है। तो n1 कैसे निकालें, समझना इस बात को।
n2 बराबर 4 है, ये n बराबर 3 है, n बराबर 2, n बराबर 1। अब मुझे पता है कि ये जब वापस आएगा तो वो बहुत सारे टाइप की एनर्जी दे सकता है। अब सुनना मेरी बात, n1 अगर 1 होता तो एब्जॉर्ब करता 1 से 4, लेकिन जब वापस आता तो उससे ज्यादा एनर्जी दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी 1 से 4 होगी। भाई सोचो, जब n2 से वापस आता था 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, कोई भी एनर्जी 1 से 4 से ज्यादा नहीं होती, सही है। लेकिन सोचो, अब ऐसे देखो, अगर वो 3 से ऊपर जाता 4, तो वापसी में 4 से 2, 4 से 1, 4 से 3, कोई भी एनर्जी 3 से 4 से कम नहीं होती। समझ रहे हो बात? तो एक ही तरीका है कि वो n1 बराबर 2 से ऊपर गया, जब वो गया तो उसने ये एनर्जी ली, वापस आया तो ये वाली जो एनर्जी थी वो इससे कम थी, ये एनर्जी इससे ज्यादा थी, ये एनर्जी इसके बराबर थी। तो कुल मिला के जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है उससे बराबर, कम और ज्यादा तीनों टाइप की एनर्जी वो दे सकता है। तो आंसर बेसिकली आपका होगा कि n1 जो है आपके पास 2 है और n2 जो आपके पास है 4। ठीक है बच्चों, ओके, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।